हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम तत्वों के आवर्ती गुण पढ़ेंगे। यानी हम तत्वों के ऐसे गुणों को पढ़ेंगे जिसे हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जिनके मान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफिनेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं या समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनका मान जो है किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उस परमाणु की हम परमाणु त्रिज्या कहेंगे। तो मान लेते हैं कोई तत्व है और उस तत्व का हम एक परमाणु ले रहे हैं, तो परमाणु के बीच में नाभिक होगा और उसके चारों ओर हम जानते हैं कि कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। तो मान लेते हैं पहली कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में भी इसी प्रकार मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जिनकी संख्या 8 है और तीसरी कक्षा में भी मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो परिभाषा ये है कि जो नाभिक है, नाभिक और जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक ये हो गया और बाह्यतम कोश मतलब बाहरी जो कक्षा है उसका इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये जो है बाह्यतम कोश का ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी, इस दूरी को ही हम क्या कह रहे हैं, परमाणु त्रिज्या कह रहे हैं। तो परमाणु त्रिज्या की डिफिनेशन ये हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु के जो आधुनिक परिभाषा दी गई है उसके अनुसार परमाणु के चारों ओर निश्चित कक्षाएं नहीं होती हैं, बल्कि एक क्षेत्र होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि परमाणु के चारों ओर जब निश्चित कक्षाएं ही नहीं है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को कैसे खोज सकते हैं या उन दोनों के बीच की दूरी को हम कैसे देख पाएंगे। मतलब इससे हम इस परिभाषा के अनुसार हम परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की परमाणु त्रिज्याओं को परिभाषित किया गया है, जिसमें पहला है क्रिस्टल त्रिज्या या क्रिस्टलीय त्रिज्या, सेकंड है सहसंयोजक त्रिज्या और सी है वैन डेर वाल्स त्रिज्या। तो इन तीनों प्रकार की त्रिज्याओं की डिफिनेशन हम देखेंगे और इसके बाद हम इनके मान में परिवर्तन देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रिस्टल त्रिज्या क्या होती है और किस प्रकार के तत्व के लिए हम क्रिस्टल त्रिज्या को ज्ञात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कोई तत्व है जो कि ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय रूप में है, मतलब कि अगर ये तत्व ठोस अवस्था में है तो हम देख रहे हैं कि उसके परमाणु आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, तब हम ऐसे तत्वों की क्रिस्टल त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो क्रिस्टल त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि इस क्रिस्टल में हम इस तत्व का कोई 2 परमाणु लेते हैं जो एक दूसरे के पास स्थित होता है। जैसे अगर हम इस परमाणु को ले रहे हैं तो इसके पास ये है या फिर इसके पास हम ये, मतलब कि इसके चारों ओर जो इसके पास है उसमें से हम किसी एक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस तत्व के क्रिस्टल में से कोई 2 परमाणु को लेते हैं जो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो परमाणु है उसके बीच में नाभिक स्थित होगा। तो इन 2 परमाणु जो एक दूसरे के पास हैं उनके नाभिक के जो बीच की दूरी होगी, उस दूरी के आधे को ही, ये जो दूरी है इसका आधा ही यहाँ पे क्रिस्टलीय त्रिज्या कहलाता है या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा क्रिस्टल त्रिज्या। तो इसी को हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि तत्व के ठोस अवस्था में 2 समीपवर्ती परमाणु, मतलब 2 निकट स्थित परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को उस तत्व की क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। तो ये आधा ही क्रिस्टल त्रिज्या हो जाएगा। या फिर अगर हम पूरे को देखें, दोनों नाभिक के बीच की दूरी को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल त्रिज्या का दूना है। तो पूरा लेने पे हम कहेंगे कि ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे क्रिस्टल त्रिज्या के। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। अब भी हम देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। तो इसकी डिफिनेशन को देखने से पहले से हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कोई अणु लेते हैं, जो अणु हम देखते हैं कि परमाणुओं के आपस में सहसंयोजक बंध बनने से बनता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अगर आपस में जुड़ते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा, ये दोनों को अगर सहसंयोजक
हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन के अणु का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई अणु सहसंयोजक बंध द्वारा निर्मित है तो उसका कंडीशन में हम देखेंगे कि इन दोनों परमाणुओं के नाभिक के जो बीच की दूरी होगी उस दूरी के आधे को ही हम यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। तो ये आधा पार्ट जो होगा केवल ये यहाँ पे कहलाएगा सहसंयोजक त्रिज्या। तो अब इसी को हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे आपस में एकल बंध से जुड़ के अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े किसी तत्व के दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा सहसंयोजक त्रिज्या। अगर हम पूरे को देखें तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा 2 गुणे सहसंयोजक त्रिज्या के बराबर। अब सी हम देखते हैं वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो वॉन डेर वाल त्रिज्या को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, दोनों को हम समझेंगे। तो पहला है कि दो समीपवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को उस तत्व की वॉन डेर वाल त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 2 समीपवर्ती अणु लेना है। तो मान लेते हैं कि 2 अणु में मानना है, जो एक अणु मान लेते हैं कि ये जो अणु है 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, और इसी प्रकार हम एक दूसरा भी अणु ले लेते हैं जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों जो अणु हैं ये बहुत ही निकटवर्ती हैं, मतलब सबसे पास वाले अणु हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, ये 2 समीपवर्ती अणु हो जाएंगे। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इन अणुओं के 2 समीपवर्ती परमाणुओं, मतलब इस दोनों अणु के हम देखते हैं कि 2 समीपवर्ती परमाणु कौन से हैं। तो इस अणु का अगर हम ये परमाणु लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो समीप है वो ये परमाणु होगा। तो इन दोनों अणुओं का जो समीपवर्ती परमाणु है वो ये दोनों हैं। तो इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को, तो बीच की दूरी हम नाभिक से ही लेंगे, तो इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को ही हम यहाँ पे, मतलब ये जो आधा पार्ट होगा उसको ही हम कहेंगे वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 2 अलग अलग अणु लेना है और फिर देखना है कि उन अणुओं का सबसे पास वाला परमाणु कौन सा है। फिर उस परमाणु के बीच की जो दूरी का आधा होगा वही वॉन डेर वाल त्रिज्या हो जाएगी। या फिर अगर हम पूरे को देखेंगे तो कह देंगे कि ये हो जाएगा 2 गुणे वॉन डेर वाल त्रिज्या के बराबर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन इसमें दी गई है कि किसी अक्रिय गैस, मतलब कि ये तो डेफिनेशन उनके लिए दी गई है जो अक्रिय गैस नहीं है, उन तत्वों की वॉन डेर वाल त्रिज्या इस तरीके से होगी। और अगर कोई तत्व जो है अक्रिय गैस है तब उसकी वॉन डेर वाल त्रिज्या अलग होगी। वो इसलिए क्योंकि अगर वो अक्रिय गैस है तो हम देखेंगे कि अक्रिय गैस के जो परमाणु होंगे वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करती, उनके कोश पहले से ही पूरे होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अक्रिय तत्व है उस अक्रिय गैस का जो तत्व है उसका परमाणु है। अब ये अणु का निर्माण तो करेगा नहीं, इसका एक परमाणु ही क्या होता है, इसके अणु के रूप में होता है। और इस तरीके से हम यहाँ पे एक और परमाणु लेते हैं। तो अक्रिय गैस के केस में हमें अणु बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल परमाणु ही लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो 2 समीपवर्ती परमाणु होंगे इनके बीच की दूरी जो होगी इस दूरी के आधे को ही हम यहाँ पे वॉन डेर वाल त्रिज्या कहेंगे इस अक्रिय गैस का। तो हम देख सकते हैं कि अगर अक्रिय गैस नहीं है तो हम अणु लेंगे 2 समीपवर्ती अणु, उनके 2 समीपवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को वॉन डेर वाल त्रिज्या कहेंगे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि तत्व अक्रिय गैस है तो उस केस में केवल परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को ही हम यहाँ पे वॉन डेर वाल त्रिज्या कहेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो परमाणु त्रिज्या है वो आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। अब आगे हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन को समझने के लिए हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश में होने वाले परिवर्तन पता होने चाहिए। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है,
और किस प्रकार से आवर्त सारणी में इसका मान परिवर्तित होता है, ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बस इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कॉलम होते हैं, इन क्षैतिज कॉलम को हम आवर्त कहते हैं। इस प्रकार से जितने भी क्षैतिज कॉलम होंगे उसे हम आवर्त कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं इन कॉलमों को हम समूह कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है उसके मान में वृद्धि होती है, और समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसके मान में हमें कमी देखने को मिलती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये हम जान रहे हैं कि जो नाभिक होता है और जो सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच में भी जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो नाभिक है और जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है इसके बीच जो आकर्षण बल लगता है, नेट आकर्षण बल, उस आकर्षण बल को ही हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे इसका मान बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आकर्षण बल जो है बढ़ता जाएगा। नाभिक, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से उतना ही ज़्यादा आकर्षित होगा। तो अगर नाभिक से ज़्यादा आकर्षित होगा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आकर्षण कम है, आगे बढ़ेंगे तो आकर्षण और ज़्यादा, फिर आगे और ज़्यादा आकर्षण हो जाएगा। तो अगर अधिक आकर्षित होगा तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के और पास आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आकर्षण के बढ़ने से, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक से पास आता जाएगा, जिससे इसका साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर साइज छोटा हो जाएगा तो जो इसकी त्रिज्या है वो भी छोटी होने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या यह छोटी होती है, मतलब परमाणु त्रिज्या के मान में हमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो देख रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी आ रही है, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो नेट आकर्षण बल है उसके मान जो उसका मान घट रहा है, मतलब ऊपर अधिक था लेकिन नीचे जो है आकर्षण बल कम हो गया, फिर नीचे और कम इस तरीके से होता जा रहा है। तो अगर आकर्षण बल घटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से उतना ही फ्री होता जाएगा, उतना ही दूर हटता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये दूर हटेगा तो उसका साइज बड़ा होगा, और अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। तो हम कहेंगे कि अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से उसकी परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होगा, उसके मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पे हम कहेंगे कि परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि देखने को मिलेगी।